बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं, साइनैप्स। साइनैप्स साइनैप्स का मतलब होता है बच्चों कनेक्शन। साइनैप्स का मतलब होता है कनेक्शन। अच्छा, क्या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है? क्या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है? आपका आंसर होगा बिल्कुल कनेक्ट होता है। क्या उसको भी साइनैप्स कहेंगे? यस। क्या एक न्यूरॉन जो है वो किसी मसल से कनेक्ट होता है, इफेक्टर से? उसका हम कहेंगे यस। क्या उसको भी कनेक्शन कहेंगे? यस। क्या उसको भी साइनैप्स कहेंगे? यस। समझ गए बच्चों? तो जो न्यूरॉन से न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको भी साइनैप्स कहते हैं। लेकिन जो न्यूरॉन्स मसल से कनेक्ट होते हैं तो समझ जाओ वो आखिरी वाले न्यूरॉन होंगे जो मैसेज लेकर आ रहे हैं। तो वो कौन से न्यूरॉन होंगे? मोटर न्यूरॉन। और जो मसल्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? मसल्स हैं इफेक्टर्स। मसल्स क्या होते हैं? हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है? मसल्स क्या होते हैं? जी सर। अफेक्टर्स। इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कौन होते हैं? जो क्या पैदा करते हैं? रिस्पॉन्स। सही है, तो ये चीज। अच्छा सर, इस कनेक्शन को एक और नाम भी तो सुना है। इस कनेक्शन को हम लोग बायो में न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, आसान नाम है। कैसे पता चला सर? न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मस्कुलर मीन्स न्यूरॉन। मसल, जंक्शन मतलब जहाँ दो चीजें मिलती हैं। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एक ऐसा साइनेप्स होता है जिसमें एक न्यूरॉन होता है और अगला मसल होता है। और ये वाला जो है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ये सिंपल से एक साइनेप्स है। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। डन है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब आ जाओ आपके पास। बेटा, न्यूरॉन का सबसे लास्ट पार्ट मैंने बना दिया कुछ इस तरह। याद है न्यूरॉन का सबसे लास्ट पार्ट जो बटन की तरह होता है? कल पढ़ाया था, एक्सॉन टर्मिनल बटन कहते हैं उसको। याद है? जी। और चलो मैंने उसको आपके आसानी के लिए ये लिख दिया। क्या लिख दिया नस हेबा? एक्सॉन। एक एक्सॉन है। सही। और सर यहाँ पे हम क्या कोई दूसरा न्यूरॉन कंसीडर कर सकते हैं? ठीक है, आप कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन कंसीडर कर लो। यानी कि अगर एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो समझ जाओ एक न्यूरॉन का आखिरी पार्ट होगा एक्सॉन, और दूसरे न्यूरॉन का पहला पार्ट होगा, जिसको क्या कहते हैं बायो में? डेंड्रॉइड्स। अभी कंसीडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल। ये लो, तो ये सर मैंने एंड्रॉइड्स तो लेकिन थोड़े फैले हुए होते हैं ना, मैंने ट्री इसको ऐसे शाखों बना की दिया ना, तरह। मतलब हाँ आसानी करके बता दिया। सही है। ओके। ठीक है, यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिकल करंट, सॉरी, यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिकल करंट हैज बीन रीच्ड। अब उसको यहाँ से यहाँ जाना है, अगले न्यूरॉन में जाना है। सही है। वो कैसे आएगा? हवा में तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और इलेक्ट्रिकल करंट का मूव होने का मतलब है चार्जेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कि वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट गुजरेगा या मौजूद होगा वो जगह डीपोलराइज हो जाएगी, यानी कि सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर। अच्छा, अब क्या होगा? ये जो आपको बीच में दो न्यूरॉन्स के स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? न्यूरो जंक्शन। इस स्पेस को हम लोग बायो में कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं इस स्पेस को बायो में? साइनेप्टिक साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और क्लेफ्ट। पेडल बोर्ड में इसकी वैल्यू लिखी हुई आएगी 0.2 नैनोमीटर। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। ये बहुत, इसका साइज बहुत छोटा होता है, मतलब फेडरल बोर्ड, सेकेंड ईयर, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लिखा हुआ है, थोड़ा सीधे हाथ की तरफ बॉक्स में लिखा हुआ है, ये पॉइंट बॉक्स में। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन आ गया इससे पीछे, केमिकल है, रिप्रोडक्शन आ गया। मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन कहाँ दिया हुआ यार? एक मिनट भाई, इधर से देख लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन कहाँ दिया हुआ इन्होंने? सपोर्ट एंड मूवमेंट 58 पेज पर है तकरीबन। 58 पेज अगर हम ओपन करें तो सपोर्ट एंड लोकोमोशन, हाँ ये रहा नर्वस कोऑर्डिनेशन। न्यूरॉन्स आ गए, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क आ गया, ठीक है, साइनैप्स अभी आने वाला है।
ये दिया हुआ 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर नजर आ रहा है बच्चों? 0.2 जी नैनोमीटर सर। सही। तो इसकी जो लेंथ है, इसका चौड़ाई बहुत छोटा है, 0.2 नैनोमीटर। यहाँ पे कौन से आइंस मौजूद होते हैं? यहाँ पे कैल्शियम आइंस मौजूद होते हैं। कौन से आइंस बच्चों? कैल्शियम तो आइंस। सिनेप्टिक क्लेफ में कौन से आइंस मौजूद हैं जिसका अभी तक जिक्र ही नहीं? कैल्शियम आइंस। कैल्शियम आइंस मौजूद होते हैं। अच्छा बेटा, इस न्यूरॉन से इसमें जाएगा, यानी कि ब्लैक से पर्पल में जाएगा। तो ये इस वाले न्यूरॉन का नाम हम लोग लिख देते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या इशू आ रहा है? इस तरह कर लें क्या? एक मिनट। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन? प्री। प्री का मतलब प्री पहले, साइनेप्टिक। पोस्ट का मतलब बाद में, अभी इसमें मौजूद है। और इसको फिर हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट का मतलब बाद में। अनस बाद में। का? अनस। जी जी सर बोले। ओके ओके। अच्छा अब हिबा साहिबा, बात क्या है कि कैल्शियम आयन साइनेप्टिक क्लेफ में मौजूद है, लेकिन कैल्शियम आयन जो है, इसको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो प्री में लगे हुए हैं। बच्चे समझते हैं इसके रिसेप्टर पोस्ट में लगे हुए हैं, नहीं, इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। और इसके भी कौन से स्ट्रक्चर्स में लगे हुए हैं? इन जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए, इनको हम लोग बायो में कहते हैं वेसिकल्स। क्या कहते हैं इनको बायो में? वेसिकल्स। जो वेसिकल्स होते हैं, इनके ऊपर इनके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। किसके रिसेप्टर? कैल्शियम को बाइंड करने के रिसेप्टर्स। नजर आ रहे हैं रिसेप्टर्स? ये मैंने ऊपर बना। जी। तो ये रिसेप्टर बेसिकली बाइंड किसको करेंगे अपने साथ? कैल्शियम को। कैल्शियम आइंस। सही, कैल्शियम आइंस बिल्कुल। जो कहाँ मौजूद है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सही है। तो अच्छा, इन वेसिकल्स को मैंने यहाँ लेबल कर दिया, इन रिसेप्टर्स का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन रिसेप्टर्स को कहते हैं कैल्शियम रिसेप्टर्स। ठीक है। इन रिसेप्टर्स को मैंने लिख दिया, ये रिसेप्टर्स है कैल्शियम रिसेप्टर्स। तो जैसे ही बेटा इलेक्ट्रिकल करंट आता है इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो जो कैल्शियम आयंस हैं वो पीछे जाएंगे अपने रिसेप्टर्स के पास, या वो आगे जाएंगे? जी। कैल्शियम आगे जाएंगे। आगे क्यों जाएंगे? कैल्शियम आयंस अब पीछे जाएंगे, अपने रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे। अच्छा वो, हाँ वो प्री उस साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास जाएंगे तो पीछे जाएंगे। सही। तो कैल्शियम आयंस बिल्कुल अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। जैसे ही कैल्शियम आयंस अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ये बाइंड होगा, मैंने इसको यहाँ इसकी बाइंडिंग मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये मॉलिक्यूल नजर आ जाए कैल्शियम आयन। जैसे ही बाइंड होंगे तो इनके अंदर से कुछ खास केमिकल्स निकलेंगे जो वेसिकल्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इन खास केमिकल्स का नाम भी बड़ा खास है। इन खास केमिकल्स को हम लोग बायो में कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या कहते हैं? न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमिट करना न्यूरॉन से कोई ना कोई चीज को, तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स। लेकिन ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को निकालने के लिए कोई भी जो वेसिकल है, दो वेसिकल, चार वेसिकल, ये सारे अपनी जगह पे रहेंगे, या ये इसकी मेम्ब्रेन पर आके चिपकेंगे? तो आप बोलोगे सारे वेसिकल्स क्या होंगे? इस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन में आया, और इन्होंने अपना मुंह खोला, और इनके मुंह से क्या निकला, और इनके अंदर से क्या निकला? न्यूरो ट्रांसमीटर्स निकल गए। न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर्स निकल के यहाँ पर मौजूद आए, मौजूद हो गए, आ गए, प्रेजेंट है, साइनेप्टिक लेफ्ट में आ गए। अब न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने के लिए प्रो साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या रिसेप्टर होंगे या नहीं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल। अगले न्यूरॉन के पास रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स तो मौजूद होंगे ही होंगे। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अपने साथ ये क्या बाइंड करवाएंगे? कैल्शियम को बाइंड नहीं करवाएंगे, ये अपने साथ बाइंड करवाएंगे न्यूरो। न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से बाइंड हो जाएंगे, तो इसके अंदर एक कुछ खुलबुली टाइप की आ जाएगी, और उस खुलबुली को कहेंगे, ये न्यूरॉन क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइज हो जाएगा, यानी कि करंट ट्रांसफर हो गया है। करंट ट्रांसफर हो गया है। जी। ये न्यूरॉन डीपोलराइज होने का मतलब ही क्या है? कि अंदर आ जाएगा सोडियम। और बाहर पोटेशियम। वेरी गुड, बाहर चले आएगा पोटेशियम।
अंदर आ गया सोडियम, बाहर आ गया पोटेशियम। सही है। तो ये ट्रेलर है साइनैप्स का, लेकिन अभी डिटेल और बाकी है इसकी साइनैप्स की। तो ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताई है साइनैप्स की। हाँ जी बच्चों, अनस हिबा समझ आए बेटा? जी जी सर। सर। सही है, ये साइनैप्स इतना आसान नहीं है। अब जरा सुनो एक और चीज। क्या सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में एबिलिटी होती है कि वो अगले न्यूरॉन को डीपोलराइज कर दें? नो। न्यूरोट्रांसमीटर्स दो किस्म के होते हैं, अब जरा सुनना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। कितने टाइप्स? टू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक होते हैं एक्साइटेटरी। कौन से बा? एक्साइटेटरी एक्साइटरी। और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी। वाह बा, देख के बता रही हो। नो सर। वेरी गुड। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है बा, क्या करेंगे? वेरी गुड, कि ये अगली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे? डीपोलराइज कर देंगे। और जी। अगर अगली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को डीपोलराइज ना करे, यानी कि करंट तो पहुंच गया है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम स्पेशली चैनल्स वगैरह नहीं खुले, करंट आ गया है, ठीक है, तो इसको कहेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो इनहिबिशन लेकर आते हैं। सही है, स्पेशली पोटेशियम चैनल जो है वो नहीं खुला। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। हमारी बॉडी में एक्साइटेटरी भी काम आते हैं, कभी इनहिबिटरी भी आते हैं। अब जरा एक और भी एग्जांपल सुन लो। अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है उसको? सर में दर्द, हेडेक। अगर किसी के हो रहा है सर में दर्द, यानी कि उसकी बॉडी में पेन की जो सेंसेशन है, क्या हुई हुई है? वो इंक्रीज हुई भी है। वेरी गुड, एक्टिव हुई हुई है पोलराइज। या जी। इंक्रीज हुई हुई है? सही है, वो डीपोलराइजेशन में हुआ हुआ है। इन शॉर्ट कोई ना कोई तो मामला है। अब वो मजीद पेन को एक्टिव तो नहीं करना चाहेगा ना, वो इनहिबिट करना चाहेगा। तो इन शॉर्ट इस ऐसी जगहों पे फिर कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स काम आते हैं? इनहिबिटरी। सर तो बस सर दबाने से सर का दर्द सही नहीं होता, ये गलत है ना? वो मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा बेहतर फील होता है। और आपके मसल्स का ताल्लुक तो न्यूरॉन से भी होता है ना। तो जब हम लोग कहते हैं ना असाबी दर्द, जो गर्दन खिंच गई, तो यस आपके न्यूरॉन्स पे भी। न्यूरॉन्स बेसिकली बेटा वो आपके नर्व्स के अंदर होते हैं ना, नर्व्स नसें। तो नसों का ताल्लुक मसल से होता है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन का फीलिंग आती है, प्लेजर की फीलिंग आती है थोड़ा सा ना। तो वो एक्सरसाइज और ये थेरेपी वगैरह, मसाज, ये अच्छा है, ये हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी है। ये चीज होती है बस, सारी बात तो ये है। तो कुछ एक्साइटेटरी होते हैं और कुछ इनहिबिटरी होते हैं। बस एक काम करना प्लीज अगली क्लास के लिए, ताकि हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाए, आप लोग एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरो पढ़कर आना। एक्साइटेटरी की एग्जाम्पल में एसिटाइल कोलिन बड़ा अच्छा है। इनहिबिटरी की एग्जाम्पल में गाबा बहुत अच्छा है, गाबा। और एक और भी चीज बता देता हूँ क्लास खत्म करने से पहले। साइनैप्स की भी दो टाइप्स होती हैं बच्चों, इस बोर्ड में लिखा हुआ है। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और एक होता है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है? जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते, बस न्यूरॉन टू न्यूरॉन डायरेक्ट कनेक्शन है। समझ गए? डायरेक्ट कनेक्शन, केमिकल के जरिए से नहीं। और ये हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। और ये इन लेकिन इन शॉर्ट ये हम में कम है, लेकिन इन वर्टिब्रेट्स में ये ज्यादा है। हम में ज्यादातर कौन सा होता है? हम में ज्यादातर केमिकल साइनेप्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे इन्वॉल्व? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। और न्यूरो भी इन्वॉल्व है। न्यूरो केमिकल्स होते हैं, तो यस न्यूरो केमिकल्स हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट बेटा इलेक्ट्रिकल है या केमिकल है या बोथ है? तो आपका आंसर होगा हमारे अंदर जो ट्रांसमिशन होती है बहुत। वो बोथ है। वो। इसी ट्रांसमिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन, याद रखना ये वाली चीज। सही बच्चों, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साइनैप्स का पूरा टॉपिक पढ़कर आना। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। आप पेज नंबर 75 पढ़ लेना। जरूर कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, वो तो मैं समझाऊंगा। और 76 इनहिबिटरी। तो आपका ये ओ, चैप्टर हो जाएगा वाइंड अप। ये आप लोग जरूर पढ़ कर आना। कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कल हम लोग ये वाला 15-20 मिनट ये डिस्कस करके, जो मैं आज आपको होमवर्क दिया है पढ़ने के लिए, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। उस नए चैप्टर का नाम है कौन सा बताया था ना? सपोर्ट एंड मूवमेंट। होम्योस
सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्टेड बेटा मूवमेंट। होमोस्टेसिस आसान है, छोटा है, तो हम सबसे लास्ट में देख लेंगे, मसला नहीं है। कल इंशाल्लाह सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो हम लोग कमिंग वीक में सपोर्ट एंड मूवमेंट जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करेंगे। जी। उसके बाद फिर हम करेंगे इंशाल्लाह इनहेरिटेंस। हमारा अच्छी खासी सेकंड ईयर तो फिर डन हो जाएगी। तो उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में दोबारा आना है एक आध चैप्टर में बायोएनर्जेटिक्स पे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस मंथ तक हमें टारगेट सेट करना है कि बायोएनर्जेटिक्स, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इनहेरिटेंस, और एक इनहेरिटेंस। छोटा चैप्टर है एवोल्यूशन, ये डन कर देना है। तो फिर हमारे पास एवोल्यूशन नहीं हटाया सर इन्होंने? आने एवोल्यूशन नहीं। नहीं, बाकी फिर सितंबर की 15 तारीख तक इंशाल्लाह सर्कुलेशन आपके रह पास जाएगा। होमोस्टेसिस, बायोटेक्नोलॉजी रह जाएगा, और फर्स्ट ईयर से रह जाएगा सर्कुलेशन। बस। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन। बस, और इम्यूनिटी। तो यानी कि 15 से 20 सितंबर जी। तक हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। हाँ, बोलो। इम्यूनिटी और ये सर्कुलेशन तो बहुत छोटे ये छोटे। छोटे छोटे हैं यार, इम्यूनिटी में तो सिर्फ लाइंस ऑफ डिफेंस याद करने टाइम। सेकंड। तो ये बात है, इम्यूनिटी मैंने, और इम्यूनिटी और बायोटेक्नोलॉजी मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा है, सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट के लिए मैंने रखा है होमियोस्टेसिस। तो बस ये पढ़कर आना बेटा। और सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेना, उसका लेक्चर आज अपलोड कर दूंगा। आज एक बच्चे को मैंने सपोर्ट एंड मूवमेंट समझाया है थ्योरी के हिसाब से, तो थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपका बेस अच्छी है। देखो आज समझाया इसको, बोन्स वगैरह, एंडोस्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, तो ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा। आज सारे सर लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड, हाँ, ये वाले अपलोड कर दिएगा, ये जो हमारे हैं। सारे हो जाएंगे बेटा, बेफिक्र रहो। बस ये कर दिएगा ताकि फिर नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी बस रहती है, इनको भी देखते हुए। 5:30 बजे लिंक सेंड करूँ क्या, क्रोमोसोम से डीएनए पढ़ना है? सर इसको कर दिएगा, मैं तो नहीं हूँगा। चलो चलो ठीक है, सही है, ठीक है ना। लेकिन मैं वो भी इंशाल्लाह ना वो थ्योरी के सेक्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। वो तो मैं एमडी हाँ, कैट ये के कर थ्रू देगा। काम आएगा, क्योंकि एनएमडी कैट में क्रोमोसोम से डीएनए छोटा सा है टॉपिक ना सेल में, इसलिए कह रहा हूँ। सही है। ठीक है। इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा।